नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। जैसा कि ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन का जो हमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट किया है, उसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, रियल एनालिसिस और उसके पश्चात हमने लीनियर अलजेब्रा, ये तीन बड़े बड़े टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आज से हम एक अगला जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस में इंक्लूड है। दोनों में सेकंड ग्रेड में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे, और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। उसमें 6 से 7 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक उसमें इंक्लूड है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टार्टिंग जो है, आप सिलेबस जो नया जो सिलेबस आया है 8वीं सी द्वारा जो दिया गया है वो देख लेवे। उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों एक साथ हम आज कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, ये सब किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत पूछा जाता है। अब लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों छोटे टॉपिक है और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएससी में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो आज हम इन तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट, सबसे पहले हम लिमिट लेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। अब लिमिट में क्या होता है कि लिमिट जो टॉपिक है वो कैलकुलस में भी पूछा जाता है। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जेड जेड आ जाएगा, और जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको x प्लस आइटा y इस फॉर्म में अपने को लिखना है। बाकी ये जो है वो कैलकुलस में भी पूछा जाएगा कि आपको फंक्शन दे देगा और उसमें लिमिट कोई भी दे देगा, उसका इसका मान क्या होगा, यूं उस लिमिट की जो वैल्यू उस फंक्शन में आपको रखनी है। उसके पश्चात यदि सपोज 0.0 रूप आ रहा है तो उसमें अपन डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा देंगे। उसके बाद उसको डिफरेंशियल कर आगे सोल्व करेंगे, और लास्ट में जो लिमिट की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलस में भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यही जो है लिमिट, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पूछा जाता है। ये ग्रेजुएशन पार्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन पार्ट का जो है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब इसमें लिमिट में देखिए कि इसमें लिमिट की वैल्यू सीधी आपको रखनी है फंक्शन में। इसमें कोई अलग अलग रूल्स काम नहीं करते। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है, इसको अपन लास्ट में ले लेंगे। शॉर्ट ट्रिक में जिसमें कि फंक्शन की पावर यहाँ पे fx और इसकी पावर में जैसे यहाँ पे gx, फंक्शन की पावर इस प्रकार से दे दे तो कैसे लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि वो जो gx आगे आ जाएगा और e की पावर में, और यहाँ पे fx -1 हो जाता है, और यहाँ पे लिमिट जो भी आपको दे रखी है x टेंड्स टू जो भी दे रखा है उसमें वैल्यू रख देंगे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये इस प्रकार से भी, ठीक है, पूछा जाता है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा, लिमिट z टेंड्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि अपन बेसिक लेवल से चले तो z का मतलब होता है x प्लस आइटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, या a प्लस आइटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी क्योंकि इसके साथ आइटा लगा हो। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू 0 है, तो इसको अपन x इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस आइटा y टेंड्स टू 0, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट क्या है? x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आइटा के साथ में क्या है तो y, अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर। अब यहाँ पे जब इसका अपन मॉड निकालते हैं तो वो होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सब बेसिक लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाता है, जो कि 11-12 के जो टॉपिक अपन लेंगे बाद में। एक बार ग्रेजुएशन और पीजी पोर्शन कंप्लीट होने के पश्चात हम 11-12 पे जाएंगे उन टॉपिकों पे। तो यहाँ पे अभी बेसिक लेवल पे ये होता है कि मॉड ऑफ z इस प्रकार से निकालते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर है तो जैसे ही मॉड ऑफ z का स्क्वायर करते ही ये रूट यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें 2 वेरिएबल x और y है। अब अपनों ने इसके पहले जब अपन रियल एनालिसिस पढ़े तो उसमें भी आपको बताया था कि जब 2 वेरिएबल में फंक्शन आ जाए तो उसको एक में कन्वर्ट करने के लिए अपने को y इक्वल टू mx मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पुट y इक्वल टू mx, पुट y इक्वल टू mx, इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे तो ये हो गया x प्लस
y की जगह mx आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जैसे ही अपने y को भी x में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब ओवरऑल ये जो लिमिट हो जाएगी वो लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, अब यहां से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से x कॉमन लिया तो 1 प्लस m, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये हो गया 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये x इससे कट जाएगा, एक x बचेगा, और जैसे ही आप x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन जब अपन इसको सोल्व करते हैं, आपको छोटी क्लासों में भी आप सीखे 11-12 में भी कि जब अपन किसी भी लिमिट को सोल्व करते तो लिमिट उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन लास्ट में जब इसको अपन आंकिक दृष्टि से उसको सोल्व करने के लिए इस लिमिट की वैल्यू उसमें पुट की जाती है फंक्शन में, तो जब x टेंड्स टू 0 मतलब x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में है 0, 1, 2 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगला जैसे क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू आइटा z स्क्वायर प्लस 1, ये भी लिमिट का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू इसमें से क्या होगी। अब यहाँ पे z टेंड्स टू आइटा दे रखा है, z किसकी ओर जा रहा है, आइटा की ओर, इसका मतलब z स्क्वायर, तो ये हो गया आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आइटा क्यूब प्लस 2 आइटा, z की जगह आइटा आइटा रख दिया माइनस आइटा, z स्क्वायर का मतलब आइटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू सबको ध्यान में -1 होती है, तो 1 -1 प्लस 1, ये आइटा क्यूब, आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, आइटा स्क्वायर -1, जब फिर आइटा का गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का आइटा हो गया। ठीक है, इसके साथ आइटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2 आइटा, यहाँ पे आइटा स्क्वायर -1 प्लस 2, इस प्रकार ये तो हो गया 0 अपॉन ये माइनस का आइटा, ये प्लस का 2 आइटा, इस माइनस आइटा का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्लस का आइटा हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ किया तो माइनस का 2 आइटा। ठीक है, अब ये सब के सब कट रहे हैं, इसका मतलब ये भी 0 और अपॉन में क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0 रूप आ रहा है। अब ये 0/0 रूप जिसको अपन अनिर्धारित रूप कहते हैं, ठीक है, जिसका निर्धारण अपन नहीं कर सकते, 0/0 रूप आ रहा है इस लिमिट को अंदर पुट करने पर, इसका मतलब अपन जैसे 0/0 रूप फॉर्म आती है तो फ्रॉम डी एल ऑपिटल, जिसको बोलते हैं डी एल ऑपिटल रूल, अपन जो डी एल ऑपिटल रूल्स लगाते हैं, ये भी अपन 11-12 जो सिलेबस पे इसमें है, ये डी एल ऑपिटल रूल्स से अपन ले। अब डी एल ऑपिटल रूल ये कहता है कि यदि अनिर्धारित रूप प्राप्त हो जाए, 0/0 रूप या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रूप या 0 की पावर 0 रूप, इस प्रकार से, तो अपन को उस केस में अपने को डी एल ऑपिटल रूल लगाना है। और ये रूल ये कहता है कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो। अब 0/0 रूप आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 0/0 रूप आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में ऊपर करो अंश का, और नीचे जो हर है उसका भी z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, यही कहता है डीएल ऑपिटल रूल। अब जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो लिमिट अपना अभी z टेंड्स टू आइटा चल ही रहा है, जब इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो 2z हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होता है। अब z क्यूब है, ये हो गया 3z स्क्वायर प्लस 2z का हो गया 2 माइनस का आइटा z स्क्वायर का 2z और प्लस का 2 का 0 हो गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब जब अपन आइटा टेस्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 2 आइटा अपॉन 3 इंटू z स्क्वायर का मतलब आइटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस का 2 माइनस आइटा, यहाँ पे 2z है, ये 2 आइटा हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 2 आइटा अपॉन ये हो गया माइनस का 3 प्लस 2, और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, एक तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, लेकिन पहले से ही माइनस है यहाँ पे, इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है वो 2 आइटा अपॉन यहाँ पे 4 - 3 कितना हो गया 1, इसका मतलब जो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 आइटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिमिट का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है होता है, अपनों को क्या ध्यान में रखना है कि जो लिमिट है उसका फंक्शन में रख दो आप, तो सीधा, चाहे वो कैलकुलस में पूछी जाए चाहे कॉम्प्लेक्स में पूछी जाए यहाँ पे बस। और दूसरी बात कि जब फंक्शन 2 वेरिएबल में हो तो y को mx इक्वल टू रख करके x में कन्वर्ट कर देना, फिर लिमिट x की ले लेना, और यदि वो इस प्रकार से अनिर्धारित रूप प्राप्त हो जाए 0/0 रूप, तो अपनों को डीएल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग अंश का अंश में अवकलन करना, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो, फिर लिमिट पुट करो, इस प्रकार से वैल्यू अगर उसके बाद फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा।
सपोज करो फिर से 0.0 रूप इस प्रकार से आ जाए तो फिर से डीएल ऑर्बिटल रूल लगा दो, इस प्रकार से अपन आगे करते जाएंगे। ये जो लिमिट के क्वेश्चन है उनको इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। अब जैसे ये तो हो गया लिमिट। अब दूसरा जो छोटा सा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अपनों को जो लिमिट की वैल्यू उसको फंक्शन में रखनी पड़ती है। अब इसमें जैसे कैलकुलस में भी था ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि दोनों इक्वल है तो अपन इसको कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू ये तीनों अगर इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट LHL जिसको बोलते हैं, RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल हो तो अपन उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होगा कि फंक्शन f d टेंड्स टू c इज ए कंटिन्यूस एट z0 बिलोंग्स टू d। d जो है ये डोमेन, इसका प्रांत जिसको बोलते हैं, z0 कोई प्रांत का अवयव है d का, इफ एंड ओनली कब लिमिट z टेंड्स टू z0 fz इक्वल टू fz0 के इक्वल हो जाए। मतलब ये जो z0 है जिस पर अपन को लिमिट ज्ञात करनी है, ये z0 की वैल्यू इस फंक्शन में z की जगह रख देंगे अर्थात fz0। इस प्रकार से ये उसकी कंटिन्यूटी इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। fz इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा वो है रियल पार्ट ऑफ z इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z अपन मोड ऑफ z स्क्वायर इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ z इक्वल टू 0 देन fz is continuous at z0 has limit finitely at z0 limit does not exist none। अब इसमें से क्या होगा, ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि जो z होता है वो होता है x प्लस आइटा y, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू रखो, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z का मतलब x इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z का मतलब y, और यहाँ पे अभी बताया था मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 मतलब x प्लस आइटा y टेंड्स टू 0। अब जब दो वेरिएबल में, अभी थोड़ी देर पहले आपको लिमिट में भी बताया कि जब दो वेरिएबल में हो तो y इक्वल टू mx रखेंगे, तो यहाँ पे पुट y इक्वल टू mx। ये जो y की वैल्यू mx इसमें रखेंगे तो ये पूरी लिमिट x में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि y को भी अपनों x में कन्वर्ट कर लिया, तो x इंटू वाई इक्वल टू mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू mx रखते ही तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया mx स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इससे कट गया। अब जब यहाँ पे कुछ एक्स की टर्म बची नहीं, यहाँ पे एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर ही बचा केवल। अब ये एम अपॉन एम स्क्वायर बचा है, इसका मतलब ये लिमिट जो है वो एक्स पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भले चल रहा है लेकिन पूरी तरह से ये एम पर डिपेंड करती है, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है। जब एम पर डिपेंड कर रही है इसका मतलब जो है वो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। याद रखना, कभी भी पूरा फंक्शन लिमिट इस प्रकार से रखने पर m में कन्वर्ट हो जाए जहां x इस प्रकार से आया ही नहीं तो फिर वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। m में जो इस पर, ये जो किस पर डिपेंड कर रहा है m पर, और जब m पर डिपेंड करेगा तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप लोग को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं पहले। x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये जो क्वेश्चन इसको अपन लिमिट में भी ले सकते हैं, इस लिमिट का क्वेश्चन यू भी कह सकते हैं, कारण कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट में। x प्लस 1 अपॉन 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, और अपनों को इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ ले लो, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसमें, x में है, तो अब x इक्वल टू अपन जैसे वैल्यू निकालते हैं सिद्धाचार्य जो रूल्स लगाते हैं, तो माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी 1। इसका जो कोफिशिएंट इसी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होती है, जहां ए बी सी ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं किसके, एक्स स्क्वायर एक्स, और ये कांस्टेंट कहलाता है। इसका मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला होता है वो था माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -1 का होल स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a, a की वैल्यू कितनी 1 इंटू सी की वैल्यू कांस्टेंट कितना 1 अपॉन 2a होता है। अब 2a इसका मतलब a की वैल्यू 1। इस प्रकार से इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस माइनस
अंडर रूट -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस का 4 और ये अपॉन में कितना आ रहा है 2। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस ये माइनस का √3 आएगा और -1 का रूट के अंदर -1 की वैल्यू आइटा होती है, इसका मतलब आइटा को बाहर लो, √3 अंदर रह जाएगा। और यहाँ पे जब 2 को अलग अलग करेंगे तो ये अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको ध्यान में है कि -1 प्लस आइटा √3/2 ये जो होता है -1 माइनस आइटा √3/2। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यू होती है, एक ओमेगा की वैल्यू होती है, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, इस प्रकार से इस एक्स की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये माइनस में होता है लेकिन ये प्लस में इस प्रकार से, तो यहाँ पे माइनस इस प्रकार से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस, एक प्लस वाला जो है वो माइनस आ जाएगा और दूसरा जो है वो भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को जो वैल्यू निकालनी है, अब क्योंकि x की वैल्यू एक तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक तो आ रहा है और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों x की वैल्यू है, प्लस रखने पर ये आएगा, माइनस रखने पर ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होती है लेकिन यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसलिए ये बाहर माइनस आ रहा है। ठीक है, अब ये जो x ये इसका क्या है, रूट्स हो गए, मूल हो गए जिसको बोलते हैं मूल। अब जब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ये इसका मूल है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया माइनस ओमेगा की होल पावर 2000 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की होल पावर 2000। क्यों, क्योंकि x के ये दोनों रूट्स हो गए ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू ही तो हो रही है। इसका मतलब अब यहाँ पे सम संख्या इवन नंबर में गा रहे थे, इसका मतलब ये हो गया ओमेगा की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 2000 और स्क्वायर लेंगे तो भी वही बात है। ठीक है, इसमें मल्टीपल हो जाएगा यार 2 का। अब यहाँ से अपनों को पता है क्योंकि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 होती है। ठीक है, अब ये इसका अपन इसमें इस्तेमाल करो, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये जब इसको 2000 है, इसको यहाँ से इसको अपन 3 का डिवाइडेशन में करें तो ये हो गया, ये फिर 6 और यहाँ पे लास्ट में 2 बच जाएगा, ये रिमेनिंग टर्म में 2। इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर जो है इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो गया ओमेगा 666, इसकी पावर 3 है, या यूं कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब की होल पावर 666। ये अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिमेनिंग टर्म ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ में आया ये, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 2000 का मतलब ये हो जाएगा 1998, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये इस प्रकार से हो जाएगा और 2 बचेगा, एक ओमेगा स्क्वायर खाली बचेगा इसमें, ये अलग बचेगा। अब इसका मतलब इसकी तो वैल्यू पूरा ये तो 1 हो गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा। अब इसका अपन फिर से एलसीएम लेंगे तो ये हो गया ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा 4 को अपन वापस क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये है। अब ओमेगा क्यूब की तो वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये 1 प्लस ओमेगा बचा और अपॉन में क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। अब अपनों को एक और रिलेशन पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या हो गया, ये इधर ले गए तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गई। यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया और अपॉन में ओमेगा स्क्वायर चल ही रहता है, इसका मतलब ये कट गया इससे, इसका मतलब ओवरऑल जो आंसर हो गया -1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला जो है लेट f(x) इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2 बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया वापस, तो ये हो गया, अब z का पता अपने को x प्लस आइटा y होता है। अब ये जो बार है जिसको संयुग्मी बोलते हैं, कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं, और कॉन्जुगेट आपको छोटी क्लासों में सबको ध्यान में, कॉन्जुगेट में जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x, इमेजनरी पार्ट प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये z बार की वैल्यू ये होगी। अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पे रखो,
तो ये हो गया एफ जेड का मतलब जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई प्लस जेड बार का मतलब एक्स माइनस आइटा वाई और अपॉन में है फिर जेड एक्स प्लस आइटा वाई। इसका मतलब ये इससे कट गया, ये तो कट गया, इसका मतलब ये हो गया 2x अपॉन एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, 2x अपॉन में x प्लस आइटा y। ठीक है, बी ए कॉम्प्लेक्स देन विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। इसको एक बार वापस देख ले क्वेश्चन को, यहां से आ जाएगा, यहाँ पे ये z नहीं है, सॉरी 2 है, 2 ये z नहीं है, ये कितना है 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था लेट एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 है, जेड नहीं है, ये 2 है। बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य है। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये हो गया x। अब ये जो x है वो किसमें बिलोंग करेगा, r में, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आए, फाइनाइट रखोगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो फाइनाइट है, अब यहाँ पे इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूस ओनली जीरो, इट इज कंटिन्यूस नो वेयर का मतलब तो गलत हो गया, सब जगह कंटिन्यूस है ये, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये सब जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक लिए, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो अब तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, जिसको अपन अवकलनीयता भी कहते हैं कि एफ डी टेस्ट टू सी। अब जैसे कोई भी फंक्शन अपनों को दे रखा है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला याद रखना आप लोग को, ये वाला, इसकी डिफरेंशियबिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है कि एफ डे z0, मतलब z0 पॉइंट पर आप लोग को उसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, तो एफ डे z0 इक्वल टू लिमिट z कहां से किसकी ओर जा रहा है, z0 की तरफ, z लिमिट z टेस्ट टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0 अपॉन z माइनस z0, ये इसका डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे। अब अगर ऐसा करने पर यदि ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि ये जो इसकी जो वैल्यू है, इस एफ डे z0 की वैल्यू यदि वो फाइनाइट प्राप्त होती है, कैसी आती है, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, बस फाइनाइट, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तब अपन उस z0 पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट पर इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, इस प्रकार से बोलेंगे, वो z0 जो पॉइंट है उस पर वो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, अब जैसा कि अपनों ने अभी बताया कि डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये जो पूरा फंक्शन की वैल्यू z0 पर एफ डे z फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी, तो अपन कहेंगे कि जो फंक्शन है वो z0 पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लेट एफ जेड दे रखा अपनों को मॉड ऑफ z माइनस टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन Which of the following is true? तब इसमें से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है एफ जेड इज नॉट डिफरेंशियबल एट z इक्वल टू 2। सेकेंड ऑप्शन है एफ जेड इज डिफरेंशियबल इन वुड कॉम्प्लेक्स प्लेन। थर्ड ऑप्शन है एफ जेड सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन। ये जो सीआर इक्वेशन है, इसके बारे में अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। सीआर इक्वेशन जो है, एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन, ये सब अपन कंटिन्यूस एक के बाद एक टॉपिक को अपन देखते रहेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देख ले, इन वुड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और फोर्थ ऑप्शन है नन। ठीक है, अब अपने को वापस एक बार के एफ एक्स की वैल्यू, जो एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ z माइनस 2 का होल स्क्वायर, तब ये जो है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य होगा, इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं। अब अपनों को एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस 2 का स्क्वायर, ये z है और ये 2 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको अपन जब अपन को पता है छोटी क्लास में अपना, ठीक है, मॉड ऑफ z स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो z बार के बराबर होता है। क्यों कि जैसे z बराबर होता है x प्लस आइटा वाई, और z बार होता है वो x माइनस, अभी बताया कॉन्जुगेट, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल दो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे z बार, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, क्योंकि माइनस आइटा स्क्वायर होता है, माइनस आइटा स्क्वायर का मान +1 इंटू वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है, ये किसकी वैल्यू, मॉड ऑफ z की वैल्यू, इसका मतलब मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू इस प्रकार से होता है ये, तो इसको अब z की जगह यहाँ पे z माइनस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 2 z बार, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो f, ये एक तरह से f की वैल्यू है। ठीक है,
अब अपनों को डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए इस z बार के इसको मैं इस प्रकार ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा और सोल्व कर ले, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये इस प्रकार से हो गया। क्यों? क्योंकि z-2 है। अब z-2 है, इसका z माइनस एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 2 है। ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन इसका बार करेंगे तो भी यहाँ माइनस होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 2 है वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी। ये 2 है, z नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है? 2। इस प्रकार से लिख दो ताकि ध्यान में रहे। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है डेल अप अपॉन डेल z बार। z बार के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, जैसे z बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था, इसका एक तरह से ये तो कांस्टेंट हो गया। z-2 और z बार का डिफरेंशियल 1 होता है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे इंटू में 1, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करने पर z-2 आया। ठीक है, अब जब आप लोग को z0 जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप लोग को डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है, उसको निकालने का तरीका है कि z-2 को 0 के बराबर पुट कर दो तो z इक्वल टू 2, इसी को अपन z0 कहते हैं। z इक्वल टू 2, ये z0 हो गया। ठीक है, ये 2 है तो z इक्वल टू 2, ये क्या हो गया? z0 हो गया। अब अपनों को लिमिट, अपना जो फॉर्मूला था z टेस्ट टू z0, अब z टेस्ट टू z0, z0 की वैल्यू कितनी होगी? 2, और अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है fz माइनस fz0 अपॉन में z माइनस z0, ये होता है डिफरेंशियबिलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू रखो तो यहाँ पे लिमिट z टेस्ट टू 2, z किसकी ओर जा रहा है? 2। अब fz की जो वैल्यू है ये वाला, ये fz हो गया, तो ये हो गया z माइनस 2 इंटू z बार माइनस 2, ये हो गया, ये 2 है। ठीक है, और इसी तरह fz0, जैसे ही z0 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और जैसे ही fz0, अब जब fz की जो वैल्यू है वो z माइनस 2 इंटू z बार माइनस 2 है, और जैसे आप z0 की जगह 2 रखोगे तो ये 2 माइनस 2, और z बार की वैल्यू भी 2 ही होती है, 2 माइनस 2, इसका मतलब ये ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 0 अपॉन में z माइनस z0। अब z0 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2, यहाँ से ये ला, इसी को z0 बोलते हैं, ये 2 हो गया। जब इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ कर रहा हूं मैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 2, यहाँ पे हो गया z माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से ये z बार माइनस 2, 0 सबको सब हटा दो, और अपन में z माइनस 2 आ रहा है, तो ये इससे कट गया। अब z बार माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब z बार माइनस 2 का मतलब जब z टेंस टू 2, जब z जो है वो 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो z बार वो भी 2 की ओर ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू होगी, ये इतना ही बचा, z बार माइनस 2 बचा, यहाँ से बस ये बचा। अब जब z जो है वो 2 की ओर जा रहा है तो z बार है उसका कॉन्जुगेट, वो भी 2 की ओर ही जाएगा। इसका मतलब z बार की वैल्यू भी कितनी होगी? 2। अब z बार यहाँ रखा तो 2 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो रही है? 0, और 0 क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। अब जब फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो तो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशियबल होता है। ठीक है, डिफरेंशियबल होता है। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से देखो कि fz इज नॉट डिफरेंशियबल, गलत है ये तो। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? यूं कह रहा है ट्रू, कौन सा यूं कह रहा है fz इज डिफरेंशियबल इन वुल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है। fz सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन इन वुल कॉम्प्लेक्स, अब सीआर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सीआर इक्वेशन क्या होती है? वो अपन डेल यू और वी, डेल यू अपन डेल एक्स, डेल वी अपन डेल वाई, ये सब अपन अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 में ये सही हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों गलत ही होंगे, ये तो नन दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत 3 छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इन तीनों टॉपिकों पर जो 2 क्वेश्चन कंटिन्यूटी पे पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, और सेकंड ग्रेड में आपको बता दूं कि जो नया सिलेबस आया है आरपीसी द्वारा दिया गया है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक अब जुड़ा हुआ है। शायद पहले ये टॉपिक नहीं था, अभी जुड़ा हुआ देख ले। अभी जो नया सिलेबस आया उसमें हर टॉपिक टू टॉपिक दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी आपको दे रखा है उसमें। तो नए सिलेबस को आप देख ले, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। उसमें एक क्वेश्चन आज जो पढ़ा है उसमें से डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा इसको समझाने के प्रयास किया मैंने, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और समय समय पर जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में आपको सूचना प्राप्त होती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।